हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका लॉ चक्रा के एक और दिलचस्प एपिसोड में। आप सभी जानते हैं कि इंडिया का इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी एक ऐसी एजेंसी है जो फाइनेंशियल क्राइम्स और मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट काम करता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इसका काम करने का तरीका और एफिशिएंसी काफी सवालों के घेरे में है। और ये सवाल सिर्फ आम जनता या लॉयर्स के नहीं है, बल्कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस साल के दौरान कई बार ईडी की फाइंडिंग्स, इन्वेस्टिगेटिंग स्टाइल, डिलेज इन ट्रायल और कन्विक्शन रेट को लेकर सवाल किए हैं। उन्होंने नोट किया था कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के अंडर ईडी को बहुत सारी पावर्स तो मिली हुई है, लेकिन इसका कन्विक्शन रेट बहुत ही ज्यादा लो है। अगर आपको एक रियलिटी चेक दूं तो पिछले 5 सालों में जो केसेस ट्रायल तक गए उनमें से सिर्फ 4.6% केसेस में कन्विक्शन हुआ है। 2019 से 2024 के बीच ईडी ने 911 प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट्स फाइल की, लेकिन सिर्फ 42 केसेस में कन्विक्शन मिल पाया। इन केसेस में 99 लोगों को गिल्टी डिक्लेयर किया गया। ये डाटा खुद यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 10 दिसंबर को कांग्रेस एमपी रणदीप सिंह सुरजेवाला के एक सवाल के जवाब में डिस्क्लोज किया था। तो क्या इसका मतलब ये है कि ईडी जैसी टॉप एजेंसी अपने काम को ठीक से नहीं कर रही है, या जैसे कि लोग मानने लगे हैं कि वो भी रूलिंग गवर्नमेंट के फेवर में एक्ट करती है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि 2024 में ईडी कब कब सवालों के कटघरे में खड़ी रही और क्या वो इंस्टांसेस रहे जब कोर्ट्स ने ईडी से जवाब मांगते हुए उन्हें काफी ज्यादा फटकार लगाई। अगर हम 2014 से लेकर आज तक का डाटा देखें तो ईडी ने टोटल 5297 केसेस रजिस्टर किए हैं, लेकिन सिर्फ 43 केसेस ही कोर्ट्स में फाइनल वर्डिक्ट तक पहुंचे। ये डाटा सिर्फ ईडी की परफॉर्मेंस पे सवाल नहीं उठाता, बल्कि एक्यूज के लिए एक प्रोलॉन्ग्ड ऑर्डियल बन जाता है। ईडी केसेस काफी स्लो पेस पर चलते हैं और जब तक ट्रायल कंप्लीट होता है एक्यूज को बेल मिलना भी मुश्किल हो जाता है। इसका एक मेजर रीजन है पीएमएलए का सेक्शन 45 जो बेल लेने के लिए काफी स्ट्रिंजेंट कंडीशंस लगाता है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कोर्ट तभी बेल दे सकता है जब जज सेटिस्फाइड हो कि एक्यूज नॉन गिल्टी है और बेल पर रिलीज होने के बाद वो फिर से कोई ऑफेंस नहीं करेगा। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की पावर्स और काम करने के तरीके पर काफी बार क्वेश्चन किया है। जुडिशरी ने कुछ लैंडमार्क डिसीजंस भी दिए जो एक्यूज की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं और ईडी के अनचेक्ड अरेस्ट पावर्स को कर्व करते हैं। आपको याद होगा कि अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक रिमार्क दिया था जो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट था। कोर्ट ने कहा था कि अगर पीएमएलए केसेस फैब्रिकेटेड निकले तो कोर्ट को उन्हें क्वैश करना पड़ेगा, वैसे ही जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के कुछ फॉल्स क्रुएलिटी केसेस क्वैश होते हैं। ये रिमार्क कोर्ट्स के बदलते नजरिए को दिखाता है कि एक तरफ लॉ एनफोर्स होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ इंडिविजुअल राइट्स भी प्रोटेक्ट होने चाहिए। अब वैसे तो पीएमएलए के सेक्शन 19 के अंडर ईडी को अरेस्ट पावर्स मिली हुई हैं, लेकिन इसके आर्बिट्रेरी यूज पर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी है। इस साल सुप्रीम कोर्ट ने एक मेजर जजमेंट में कहा था कि जो एक्यूज इन्वेस्टिगेशन के दौरान अरेस्ट नहीं किया गया है उस पर सेक्शन 45 के स्ट्रिंजेंट बेल कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि जो लोग समन्स का रिप्लाई करते हैं उन्हें डीम्ड कस्टडी में नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का इम्पैक्ट तब और बड़ा दिखाई दिया जब 2023 और 2024 में ईडी ने काफी हाई प्रोफाइल अरेस्ट किए, खासकर पॉलिटिकल लीडर्स के। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे आम आदमी पार्टी के लीडर्स को ईडी केसेस का सामना करना पड़ा, जो एक लंबी लीगल फाइट में बदल गया। इसी लंबी लीगल फाइट के दौरान 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस संजीव खन्ना, नाउ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड जस्टिस दीपांकर दत्ता ने केजरीवाल को इंटरिम बेल दी थी और ईडी के इस आर्गुमेंट को रिजेक्ट किया था कि उनके अरेस्ट पावर्स जुडिशियल रिव्यू के बाहर हैं। कोर्ट ने एम्फसाइज किया था कि जुडिशियल स्क्रूटनी एक्यूज की लिबर्टी के लिए जरूरी है, चाहे प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो या नहीं। सिसोदिया के केस में भी कोर्ट ने लोअर कोर्ट्स को रिमाइंड करवाया था कि क्योंकि बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन, ये प्रिंसिपल स्पेशल स्टैट्यूट जैसे पीएमएलए पर भी लागू होता है। सिर्फ यही नहीं, इस साल का एक और सिग्निफिकेंट डिसीजन था सेंथिल बालाजी केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी की कस्टडी में दिए गए स्टेटमेंट्स फ्री और वॉलंटरी नहीं माने जा सकते और इसीलिए वो एडमिसिबल एविडेंस नहीं बन सकते। इस रूलिंग ने पहले के जजमेंट पर एक शेडो डाल दिया जो सेक्शन 50 के अंडर ईडी के स्टेटमेंट्स को एडमिसिबल मानते थे। सुप्रीम कोर्ट सेड द रीजन बीइंग दैट द पर्सन इन कस्टडी pursuant to the proceeding investigated by the same investigating agency is not a person who can be considered as one operating with a free mind. It will be extremely unsafe to render such statements admissible against the maker. As such, a course of action would be contrary to all canons of fair play and justice.
ऐसे ही 6 नवंबर को भी सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा जजमेंट दिया, जिसमें कहा गया कि ईडी बिना गवर्नमेंट सैंक्शन के पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट प्रोसिक्यूट नहीं कर सकती अगर वो एलिज्ड एक्शंस उनके ऑफिशियल ड्यूटी से जुड़े हैं। इसका इम्पैक्ट काफी बड़ा था, क्योंकि इसके बाद कई पॉलिटिशियंस इंक्लूडिंग केजरीवाल एंड पी चिदम्बरम ने रिलीफ के लिए कोर्ट का रुख किया था। आम आदमी पार्टी के अमनतुल्ला खान केस के बारे में तो आप भूले नहीं होंगे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की इस रूलिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट मिला। ट्रायल कोर्ट ने ईडी के पीएमएलए कंप्लेंट को रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि रिक्वायर्ड सैंक्शन नहीं ली गई थी। ये रूलिंग ईडी के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गई, क्योंकि अब उन्हें नए आर्गुमेंट्स डेवलप करने पड़ रहे हैं। ये सब तो बातें थी सुप्रीम कोर्ट की, पर 2024 में दिए गए इन्हीं वर्डिक्ट्स और डायरेक्टिव्स के बाद उनके स्टांस का इम्पैक्ट लोअर कोर्ट्स पर भी दिखाई देने लगा। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ईडी को शार्पली क्रिटिसाइज किया था, जब उन्होंने एक एक्यूज को लगातार 14 घंटे 40 मिनट तक इंटेरोगेट किया। कोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को अपने ऑफिसर्स को सेंसिटाइज करना चाहिए और बेसिक ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी ईडी के ऑफिसर्स के स्टेटमेंट्स को ऑड आवर्स में रिकॉर्ड करने की प्रैक्टिस को कंडेम किया। नतीजा ये हुआ कि ईडी ने 11 अक्टूबर को एक सर्कुलर इशू किया, जिसमें कहा गया कि स्टेटमेंट्स ऑफिस आवर्स के दौरान रिकॉर्ड होने चाहिए। तो आपने देखा कि कैसे अब ट्रायल कोर्ट्स भी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल को एजर्ट कर रही हैं। नवंबर में एक दिल्ली जज ने ईडी को क्रिटिसाइज किया था कि वो एक्यूज को अननेसेसरी डिटेंशन में रखने पर फोकस करती हैं इंस्टेड ऑफ स्पीडी ट्रायल्स। जज ने रिमाइंडर दिया था कि प्रोसिक्यूशन एजेंसीज का काम लिबर्टी का एडवोकेट बनना भी है, सिर्फ पनिशमेंट का नहीं। द स्पेशल जज सेड फर्दर व्हाइल ग्रांटिंग बेल टू द एक्यूज्ड, the state and its agency are expected to be equal votaries of liberty. Instead of channelizing their energy and resources for speedy trial, it appears that the entire thrust of prosecuting agency is to keep the accused in detention without trial. 18 नवंबर को भी द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट्स को एक मैसेज दिया था और कहा था that they are not supposed to act as an extended arm of the ED and pass remand orders against accused routinely without application of mind. Clearly, ये जुडिशियल पुशबैक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए एक बड़े शिफ्ट को सिग्निफाई करता है। सुप्रीम कोर्ट के 2024 की रूलिंग्स ने न सिर्फ ईडी के काम करने के तरीके को क्वेश्चन किया है, बल्कि लॉ इन्फोर्समेंट और इंडिविजुअल राइट्स के बीच एक बैलेंस बनाने की जरूरत को भी हाईलाइट किया है। आज जब पॉलिटिकल वेंडेटास और जेन्युइन इन्वेस्टिगेशंस के बीच का फर्क कभी कभी ब्लर हो जाता है, जुडिशरी का रोल एक चेक के तौर पर क्रिटिकल है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि फाइनेंशियल क्राइम्स के अगेंस्ट फाइट लिबर्टी को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं हो सकती। ईडी के लिए अब जरूरी हो गया है कि वो अपनी प्रैक्टिसेस को रिफॉर्म करे, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करे और अपने मैंडेट को इफेक्टिवली डिलीवर करे। पर क्या ईडी ये सब 2025 में कर पाएगी, या फिर से एक और साल वो सिर्फ सवालों के घेरे में ही बिता देगी? लेट्स वेट एंड सी। Until then, if you have any comments, please share with us.